नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपके लिए टॉप वो 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मई महीने में लगातार एग्जाम चला है तो उन्हीं बच्चों का एनालिसिस आया है, तो उन्हीं के द्वारा बताया गया कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है क्योंकि ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाले हैं और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी आपका डाउट होता है या कोई भी अपडेट आता है वेबसाइट पर, जैसे आपका रिजल्ट से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित, क्योंकि अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो कोई भी नोटिस आता है, लिस्ट आती है, तो एडमिट कार्ड के हिसाब से पहले आपको नोटिस जानकारी मिल सके और जो रिजल्ट है रिजल्ट के बाद सर्टिफिकेट आएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। तो जल्दी शुरू करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 अभी से प्रॉमिस करेंगे कि आप क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं जो आप ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं सीसीसी, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। याद रखेंगे सीसीसी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। काफी बार आपसे यही फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि सीसीसी जो आप कोर्स कर रहे हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें टोटल कॉलम की संख्या पूछी गई। जो खड़ी हुई लाइन होती हैं इनको कहा जाता है कॉलम। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं और जो लेटी हुई लाइन होती हैं इनको कहा जाता है रो। आप देखें क्वेश्चन में आपका एक्सप्लेन भी है और जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछाएगा उसी प्रकार से हम क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। कुल कितने कॉलम होते हैं तो याद रखेंगे टोटल 1024 कॉलम होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आखिरी कॉलम कौन सा होता है और पहला कॉलम कौन सा। तो याद रखेंगे पहले कॉलम का नाम होता है ए और अंतिम कॉलम का नाम होता है आपका ए एम जे। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, पहला कॉलम ए और अंतिम कॉलम ए एम जे। और पहली रो कौन सी होती है तो पहली रो होती है 1 और अंतिम रो होती है 10,48,576। तो कॉलम कितने होते हैं, कॉलम होते हैं आप कहेंगे सर 1024 कॉलम होते हैं और रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप देखेंगे उसका आंसर आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। पूछा गया है उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। जो उमंग ऐप है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑप्शन बी है यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑप्शन सी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नेशनल गवर्नेंस। एंड ऑप्शन डी है यूनियन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाऊंगा मैं। यदि आपको फुल फॉर्म नहीं आ रही है फिर भी आपको वो फुल फॉर्म सही करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, लेकिन आप देखेंगे लास्ट के दो ऑप्शन में एप्लीकेशन फॉर न्यू एज नहीं है। गवर्नेंस आपका चारों में है तो आप कहेंगे यहाँ से हम अंदाजा नहीं लगा सकते। यूनिफाइड मोबाइल, यूनिक मोबाइल, यूनिफाइड और यूनियन, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं हो क्योंकि यूनिक नहीं है। यदि दो जगह यूनिफाइड आया तो यूनिफाइड आने के ज़्यादा चांस है। तो आप कहेंगे जो हमारा चौथा ऑप्शन था वो यहाँ से कटा और जो हमारा दूसरा ऑप्शन था वो यहाँ से कट गया। और आप देखेंगे कि जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो आप देखेंगे इसमें नेशनल लिखा हुआ है। नेशनल तो हमारा 3 में से किसी फुल फॉर्म में नहीं आया तो आपका ऑप्शन सी यहाँ से कट जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये ट्रिक आपको जब लगाने जब आपको फुल फॉर्म किसी प्रकार से नहीं आ रही है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और इस बार के एग्जाम में पूछा गया था एन का अर्थ क्या होता है तो एन का अर्थ होता है न्यू एज। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके ट्रिपल सी की तैयारी ठीक उसी प्रकार मैं पूरी अच्छे से कराने वाला हूँ जिस प्रकार से पेपर आता है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर पूछा गया है तो वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। ये आपके मौसम भविष्यवाणी के लिए आपके सुपर कंप्यूटर का ही यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे और आप थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता सबसे अधिक होती है। इसका उपयोग मौसम के पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान और परमाणु मॉडल बनाने जैसे जटिल कार्यों के लिए किया जाता है। और आप देखेंगे सबसे बड़े और सबसे महंगे आपके सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर से है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर इसमें सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग किया जाता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता था सेव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सेव करने के लिए सिर्फ कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। आप दोनों को याद रखेंगे। और आपसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। यदि आपने एमएस वर्ड पढ़ा है तो एमएस वर्ड में आप सभी जानते हैं सेव करने के लिए तो कंट्रोल एस का ही प्रयोग होता है, लेकिन सेव एज करने के लिए किसका प्रयोग होता है? F12 का। यदि आपसे लिब्रे ऑफिस राइटर पूछे तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग होता है। और यदि आपसे एमएस वर्ड में सेव एज करने के लिए पूछेगा तो आप लगाएंगे F12। जो आपकी फंक्शन कुंजियां 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, उसी में से आप F12 को प्रेस करेंगे और आप एमएस वर्ड में फाइल को सेव एज कर पाएंगे। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए सब किसका प्रयोग किया जाता है? यदि आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर हम सबसे पहले सर्च इंजन का प्रयोग करेंगे। हमें कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है तो हम डायरेक्ट गूगल सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। तो गूगल क्या है? गूगल आपका एक प्रकार का सर्च इंजन ही है। वीडियो को सभी साथियों में एक बार जरूर शेयर करेंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है और इसे किसने विकसित किया? जो क्यूआर कोड है आखिर इसका पूरा नाम क्या है और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखेंगे क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड और इसको डेनसो वेब द्वारा विकसित किया। किसके द्वारा? डेनसो वेब द्वारा विकसित किया गया। और क्विक क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। आप देखेंगे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे आपसे फाउंडर पूछ सकता है, सीधे पूछ सकता है क्यूआर के फाउंडर कौन है? तो डेनसो वेब ये इनके फाउंडर हैं। क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। इस प्रकार से आप देखेंगे। और 1994 में जापान की कंपनी डेनसो वेब ने गाड़ियों के पार्ट को ट्रैक करने के लिए इसको बनाया था। और आप सभी जानते हैं जो क्यूआर कोड होता है इस प्रकार का होता है। आपको कुछ भी सामान लेना होता है, कुछ भी आपको नॉर्मल 10-20 रुपए का खाने पीने जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं तो आप डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे का यूज करते हैं और डायरेक्ट क्यूआर से स्कैन करते हैं, जिससे आपको पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? जो मेल होती है आखिर उसमें बीसीसी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? तो ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका बीसीसी में किसी का ईमेल एड्रेस डालते हैं तो ईमेल पाने वाले व्यक्ति को टू और सीसी वाले को यह पता नहीं चलता कि यह मेल और किसी भेजा गया, मतलब गोपनीय तरीके से। सीधा याद रखेंगे यदि आप गोपनीय तरीके से मेल को भेजना चाहते हैं तो आप वहां पर बीसीसी का प्रयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट इनबॉक्स इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट इनबॉक्स इंसर्ट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे F2 का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। अगला क्वेश्चन है भीम ऐप द्वारा एक दिन में अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है? 10,000, 40,000, 1 लाख या 5,000? तो याद रखेंगे भीम ऐप के द्वारा एक दिन में हम यहाँ पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। याद रखेंगे भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? आप यहाँ पर 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। सेल को डिलीट करने के लिए और सेल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है? तो डिलीट करने के लिए सेल को कंट्रोल माइनस का प्रयोग होता है। और आपसे पूछ सकता है सेल को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस के माध्यम से आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं और कंट्रोल डिलीट के माध्यम से सेल को डिलीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी गणना और तार्किक निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है? तो कंप्यूटर का कौन सा भाग जो सभी गणना और तार्किक निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो होता है हमारा ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक और जबकि तार्किक और जटिल गणनाओं करने के लिए आपका ALU का प्रयोग होता है। फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। यह CPU का बाह्य हिस्सा होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग और तुलना जैसे काम को करता है, तो वो करता है आपका ALU। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से ये भी बार पूछे जा रहे हैं कि कौन सा नहीं है, क्योंकि आप पढ़ के जाते हैं ये वाला है, लेकिन क्वेश्चन आपके
टाइप में भी चेंज हुआ है पैटर्न जिसमें पूछा गया है कि नहीं है। तो आप देखेंगे लाइनक्स हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो हमारा मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लेकिन अपाची है आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अपाची एक आपका वेब सर्वर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर को अब नए नाम से किस नाम से जाना जाता है और अधिकतर कैरेक्टर की लिमिट क्या है? तो सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन है, ट्विटर का नया नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं ट्विटर का नया नाम है एक्स, और इसमें कैरेक्टर लिमिट कितनी है? जब आप पूछा गया है कि जब ट्वीट करते हैं तो उसमें आप कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? तो टोटल आप इसमें 280 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एलन मस्क द्वारा खरीदे जाने के बाद ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया गया। साधारण नॉन वेरीफाइड यूजर के लिए एक पोस्ट में अधिकतम 280 कैरेक्टर लिखने की सीमा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक का अर्थ क्या होता है? जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, इसमें जो ब्लॉक होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो ब्लॉक का अर्थ होता है ट्रांजैक्शन का डेटा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? जो उमंग ऐप है आखिर ये कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो याद रखेंगे यह टोटल 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो उमंग ऐप होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उमंग ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स सही आंसर इसका लगा पाते हैं। उमंग ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है? यदि आपको उमंग ऐप की फुल फॉर्म नहीं आ रही तो आपको इसी क्लास को एक बार दोबारा से रिटर्न टू एक्स की स्पीड में देख लेना, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? आखिर जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी आखिर इसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप इसका टाइम पीरियड याद रख सकते हैं 1940 से लेकर 1956, ये इसका टाइम पीरियड है। और दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर तकनीक का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखेंगे इसको एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब भी आप कभी लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो आखिर आपको कितना साइज देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 12। लिब्रे ऑफिस राइटर को आप कभी भी खोलेंगे तो आपको जो फॉन्ट साइज देखने को मिलेगा वो मिलेगा 12। और आप इसके बाद देखेंगे जो आपका फॉन्ट का नाम होता है, फॉन्ट साइज कितना होता है? 12 होता है। और फॉन्ट नेम होता है वो होता है लिब्रेशन सेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में, फेसबुक पर अकाउंट बनाने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यदि आप फेसबुक पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितनी न्यूनतम आयु रखनी होगी कि आपका अकाउंट बन जाए? यदि आप उससे कम रखते हैं तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो वो है आयु आपकी 13 वर्ष। यदि जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ एज सिलेक्ट करवाता है। यदि आप डेट ऑफ बर्थ जैसे 13 साल घटाएंगे, 2026 चल रहा है, और इसमें से जैसे आप मान लेते हैं 2015 डालते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 2015 है, तो वहां पर आपका अकाउंट नहीं बने, क्योंकि कम से कम आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लगभग 13 साल के आप होने चाहिए। क्योंकि आप देखें 2015 डालेंगे 2026 है, सिर्फ 11 ही साल हो रहे हैं। कम से कम आपकी आयु 13 वर्ष होनी चाहिए यदि आप फेसबुक में अपना अकाउंट बना रहे हैं। फेसबुक की वैश्विक नीतियों और प्राइवेसी नियमों के अनुसार सुरक्षा कारणों से खाता खोलने के लिए यूजर की आयु कम से कम 13 वर्ष होनी चाहिए। आईएसपी, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। याद रखेंगे आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? आपको मैंने बताया था जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें खड़े हुए होते हैं, इनको कहते हैं कॉलम। खड़े हुए कहते हैं कॉलम, और लेटी हुई लाइन को कहते हैं रो। और आप इन रो और कॉलम से मिलाकर बनती है सेल। रो और कॉलम से मिलाकर क्या बनती है? तो रो और कॉलम से मिलाकर हमारी ये सेल कहलाएंगे। ये क्या है? ये सेल है। रो और कॉलम से मिलाकर सेल बनती है। तो आप सेल की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए आपको आल्ट के साथ राइट एरो का प्रयोग करना होगा, और चौड़ाई को कम करने के लिए आल्ट के साथ आप लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे, जिससे आप चौड़ाई को घटाना चाहते हो तो लेफ्ट ओर जाएंगे, और बढ़ाना चाहते हैं तो आल्ट के साथ राइट ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया ओटीपी सुरक्षा के लिहाजों से क्यों महत्वपूर्ण है?
और इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। और आप सभी जानते हैं ओटीपी हमारा एक बार के लिए वेरीफाई होता है। यदि आप एक बार ओटीपी को वेरीफाई कर देते हैं और आपको इस चीज़ को दोबारा से लॉगिन करना है तो आपको एक नया ओटीपी भेजना होगा। आप चाहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक बार ओटीपी से आपने वेरीफाई कर लिया है और दोबारा उसी ओटीपी से आप दोबारा से वेरीफाई कर पाएँ। तो ऐसा नहीं होता है, आपको किसी चीज़ को वेरीफाई करना है। यदि आप एक बार वेरीफाई कर चुके हैं तो हर बार आपको ओटीपी बदल कर आता है। और कभी भी अपने ओटीपी को किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस ओटीपी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि आखिर ओटीपी किसके द्वारा भेजा गया है और क्यों भेजा गया है। लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा था अभी कि कौन सा यहाँ पर एक ठो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और आपने वहाँ पर पढ़ा था कि जो अपाची है वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, लेकिन आपने देखा था वहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी था। तो लाइनक्स क्या है? लाइनक्स हमारा एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। किसी बैंक का चेक है जो किसी बैंक के चेक पर नीचे छपे चुंबकीय अंकों को पढ़ने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग? आपको सिर्फ इतना देखना है बैंक चेक को पढ़ने की बात आए तो बैंक चेक को पढ़ने की बात आए तो आप सीधा लगाएंगे एमआईसीआर तकनीक का प्रयोग होता है। बैंक के चेक को पढ़ने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? तो एमआईसीआर तकनीक का प्रयोग होता है। और आप यहाँ पर फुल फॉर्म अच्छे से देख लेंगे। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। यह एमआईसीआर का पूर्ण रूप होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम कंट्रोल+N शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल+N शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग ऐप को भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विकसित और प्रबंधित किया गया है? जो हमारा उमंग ऐप है आखिर इसको भारत सरकार द्वारा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन जिस भी बच्चे से पूछे तो वो हर बार यही बता रहा था सर, जो बच्चों का एनालिसिस हुआ है हर बच्चों ने यही बताया सर एक से दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में उमंग ऐप से जरूर था। तो उमंग ऐप कहीं उसकी फुल फॉर्म पूछेगा, कहीं किसके द्वारा विकसित किया गया है, कहीं किसके द्वारा, कौन सी कंपनी क्या क्या था, सारा कुछ कौन सी लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज को, मतलब उमंग ऐप से हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे थे। तो याद रखेंगे उमंग ऐप को भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विकसित और प्रबंधित किया गया है? तो वो है आपका माइनाइटी MEITY माइटी। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? जो एक बाइट होता है आखिर ये कितने बिट्स से मिलाकर बनता है? तो याद रखेंगे एक बाइट होता है वो टोटल 8 बिट्स से मिलकर बनता है। एक बाइट 8 बिट्स से मिलकर बनता है। और देखेंगे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? तो इस बात को भी याद रखेंगे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। और एक बिट में आपके दो नंबर आते हैं, कौन कौन से? 0 और 1, ये दो नंबर आते हैं। और 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो 4 बिट के समूह को एक निबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट, वेब पेज या फाइल के अनोखे और निश्चित पते को हम क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। जब आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, तो इस प्रकार से वीडियो शेयर होगा। HTTPS लिखा होगा, www.google जैसे लिखा होगा, चैनल का नाम लिखा होगा और वीडियो के बारे में लिखा होगा, तो यह आपका एक प्रकार का यूआरएल है। तो आप एक बार इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करेंगे जिनका भी ट्रिपल-सी का एग्जाम होने वाला है और अपने सभी ग्रुप्स में है। लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क, यहाँ पर पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूले की शुरुआत हमेशा किस चिन्ह से होती है? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना आपसे पूछ सकता है PMJDY का फुल फॉर्म। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मिलने वाले ओवरड्राफ्ट की अधिकतम सीमा कितनी है? तो वो है आपकी 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको वहां पर कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+K शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+K शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। और याद रखेंगे कंट्रोल+H के माध्यम से आप फाइंड एंड रिप्लेस पूछ सकता है। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल+H शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है।
पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था आखिर वो कौन सा था? तो याद रखेंगे जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो था हमारा मोज़ेक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एईपीएस। ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार आपसे बहुत अधिक बार पूछा जाता है कि एईपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है और यह किस पर आधारित है? जो आपका एईपीएस है इसका फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यह आपके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जैसे आपकी स्लाइड शो चल रही है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में और आप उनको बीचों बीच रोकना चाहते हैं, जैसे कोई स्लाइड चल रही है और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो स्लाइड को रोकने के लिए हम प्रयोग करेंगे एस्केप कुंजी का। एस्केप कुंजी के माध्यम से जो स्लाइड चल रही हैं उनको आप रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। IMEI नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? जो आपका मोबाइल का IMEI नंबर होता है आखिर इसमें टोटल कितने अंक होते हैं? तो और इसका उद्देश्य क्या था? याद रखेंगे इसका जो उद्देश्य है वो है मोबाइल डिवाइस की पहचान करना और जो आपका IMEI नंबर होता है वो टोटल 15 अंक का होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मतलब मोबाइल की पहचान डिवाइस की पहचान करने के लिए आपका IMEI नंबर होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप देखेंगे भाग 2 क्रमांक आपका 36 से लेकर 50 तक के सही गलत वाले क्वेश्चन है। तो आपने देखा यहाँ तक आपके उसी प्रकार से क्वेश्चन हुए 4 ऑप्शन वाले जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है। तो सिर्फ आपसे एक छोटी सी अपील होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करेंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। तो आप पर पूरा भरोसा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और अंत में जरूर बताएंगे टोटल 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर आपने सही दिए हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बनी फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है .odt। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी फाइल बनाते हैं तो क्या उसका एक्सटेंशन नेम .odt होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है सर। और ODT की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। इस प्रकार से आपका आंसर होगा सही और आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप इसकी फुल फॉर्म भी लगा पाएंगे। इंटरनेट और www दोनों बिल्कुल एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है, तो आंसर होगा फॉल्स है। इंटरनेट और याद रखेंगे www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। आप यहाँ पर एक्सप्लेन में पढ़ेंगे दोनों अलग हैं। इंटरनेट दुनिया भर के उपकरणों का एक भौतिक नेटवर्क हार्डवेयर है, जबकि www उस नेटवर्क पर मौजूद वेबसाइट और सूचनाओं का संग्रह सॉफ्टवेयर सर्विस है। मतलब जी आपका जो इंटरनेट है वो एक नेटवर्क का जाल है और जो उसमें जाल के अंदर आपकी जो सेवा है वो सर्विस है वो आपकी www। एक बार में मेल भेजने के बाद उसे पूरी तरीके से अंडो वापस बुलाना या रोकना हमेशा के लिए संभव है? तो आप कहें नहीं, यदि हमने एक बार मेल भेज दिया है तो हम उसको अंडो नहीं कर सकते हैं। ईमेल एक बार सर्वर से डिलीवर हो जाने के बाद आप उसे वापस नहीं कर सकते। हालांकि कुछ मेल प्रोवाइडर 5 से लेकर 30 सेकंड तक एक छोटा सा अंडो बफर देते हैं, लेकिन मेल जाने के बाद आपके 30 सेकंड बाद आप उसको वापसी नहीं कर सकते। वैध जो आपकी बैंक बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की गणना दैनिक आधार पर की जाती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है। RBI के नियमों के अनुसार बैंकों को हर दिन के अंत में आपके खाते में मौजूद क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर ब्याज की गणना करनी होती है, जिसे तिमाही या छमाही के खाते में क्रेडिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो न्यूनतम जूम होता है वो आपका 20% होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है। और आपसे पूछ सकता है अधिकतम जूम कितना होता है? तो अधिकतम जूम होता है 400% और जो न्यूनतम जूम होता है कम से कम जूम होता है वो होता है आपका 20%। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने के लिए आपके बैंक खाते में पहले से पैसा होना अनिवार्य है? तो आप कहेंगे नहीं, यदि आप क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके खाते में पहले से पैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन आपको जो क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाएंगे आपके, लेकिन आपको कुछ समय सीमा के अंदर आपको अपने अकाउंट में पैसे जमा करने होंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में रैम एक स्थायी मेमोरी जिसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसमें डेटा आपका हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो रैम होती है वह एक प्रकार की हमारी अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डेटा केवल तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन होता है। लाइट जाने के बाद यह अपने सारा डेटा खो देती है। और जो रोम होती है वह हमारी स्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली
मेमोरी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड पर जाने के लिए होम बटन दबाते हैं तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। आप 10वीं 15वीं स्लाइड पर हैं और आप पहली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो आप होम कुंजी दबाकर पहली स्लाइड पर आ सकते हैं। आरटीजीएस, आरटीजीएस के माध्यम से पैसे भेजने की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि इसकी न्यूनतम सीमा है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेंगे। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे भेज रहे हैं तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करना होगा, इससे कम आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते आरटीजीएस के माध्यम से, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रीनेम, उसका नाम बदलने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। जैसे आपका कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, आप उस पर एक बार नॉर्मली क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद F2 बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपका जो फाइल होगी उसका रीनेम के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको रीनेम कर सकते हैं। तो फाइल का रीनेम करने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको, ट्विटर पर किसी दूसरे यूजर के पोस्ट को दोबारा अपने प्रोफाइल पर साझा करना रीट्वीट या रिपोस्ट कहलाता है तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग करते हैं तो आप कहेंगे नहीं सर। आप यहाँ पर एक्सप्लेन में थोड़ा सा देखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट पी का, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का प्रयोग किया जाता है। और आप देखेंगे सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपको दोनों शॉर्टकट कुंजियों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि सुपर पूछा तो कंट्रोल शिफ्ट पी और सब स्क्रिप्ट पूछा तो कंट्रोल शिफ्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, सर्च इंजन आपका बायडू मुख्य रूप से चीन में इस्तेमाल होने वाला एक लोकप्रिय सर्च इंजन है तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आपका इंडिया में गूगल का प्रयोग होता है उसी प्रकार से चाइना में वीडियो का प्रयोग होता है। पासवर्ड को हमेशा अपने नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर के रूप में रखना चाहिए ताकि इसे आसानी से याद रखा जा सके तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। सुरक्षा के लिए हमें अपने पासवर्ड को कुछ इस प्रकार से बनाना चाहिए, जैसे आपके एडवांस स्पेशल सिंबल हो गए, कैपिटल लेटर हो गए, स्मॉल लेटर हो गए, जिससे कि आपका पासवर्ड कभी भी हैक ना हो सके। और आज की क्लास का आपका क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम सीटों की संख्या 10,000 हो सकती है तो आपका आंसर होगा सही। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम एक सीट में लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 10,000 हो सकती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की सिंगल वर्कबुक के अंदर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अधिकतम 10,000 अलग अलग सीट जोड़ सकते हैं। जो प्लस का चिन्ह होता है उसके माध्यम से आप सीट जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ऑल द बेस्ट आप देखेंगे लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको पूरे भरोसे के साथ और पूरी उम्मीद के साथ जितना अच्छा आपके सामने कंटेंट, जितना अच्छे क्वेश्चन आपके सामने ला सकता था वो लाया। और ठीक उसी प्रकार से आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। यदि आप इन सारी क्लास को पूरा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका ट्रिपल सी एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपने इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा।